Good morning, students. Hello, everybody. How are you? You are welcome in Jha classes. मैं MP शर्मा. I hope you will be happy. Okay, now. तो today's topic क्लास 10th का आज इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का 4th पार्ट है ये. ओके तो अगर इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आपको तो आप इससे पहले के पार्ट्स जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो देख सकते हैं. आज के टॉपिक में हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और वो है आपका ओम्स लॉ. तो वी विल डिस्क्राइब अबाउट द ओम्स लॉ, वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ. क्लियर? अच्छा, वीडियो को आपको लाइक करना है. ओके बच्चों, सब्सक्राइब करना है चैनल्स को और अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं. आई होप आई डू माई बेस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द टुडेज स्टूडेंट्स टू कंपेयर विद द बोर्ड एग्ज़ाम्स. बोर्ड एग्ज़ाम्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आंसर्स किस तरह से लिखे जाते हैं, वो ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे कोई एक बार लर्न कर लेंगे ना, आप एक बार रिवाइज करने से लर्न हो जाएगा. बहुत सिंपल लैंग्वेज होगी आपकी. ओके, दिस इज़ द एक तरह से कहना चाहिए क्वालिटी है हमारी, डिफरेंट क्वालिटी होगी मेरी ये कि आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज ओम्स लॉ. ओम, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट. ओके, साइंटिस्ट का नेम है. तो ओम ने क्या बताया कि जैसे कोई कंडक्टर है बेटा और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, राइट. इस कंडक्टर को पहले आपने यहाँ से सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था. ओके, ये स्विच लगा दिया और ये तो जैसे जैसे आप अभी आपने यहाँ पे 1 सेल लगाया है, राइट. तो 1 सेल लगाने से इसमें करंट भी जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी है ही. तो करंट की रीडिंग आप नोट करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस की होगी. सपोज करो यहाँ पे 1.5 वोल्ट लगाए तो करंट 0.2 एम्पियर आया, राइट. नेक्स्ट टाइम में क्या करोगे, आप यहाँ पे 2 सेल्स लगा दीजिए. जब 2 सेल्स लगाएंगे तो वोल्ट हो जाएंगे 3 और 0.4 एम्पियर करंट हो जाएगा. अगर 1 सेल और एक्स्ट्रा लगाते हैं तो 1.5 कितना होगा, 4.5 वोल्ट और ये करंट होगा 0.6 एम्पियर. यानी कि जितना पोटेंशियल आप इसका इंक्रीज हो जाएगा इसका करंट भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि V जो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I. V इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, राइट. ये जो रिलेशन है वो दिया ओम्स ने. जितने ज़्यादा वोल्टेज आएंगे सर्किट में उसमें करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं. क्लियर? सो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, देन आफ्टर वी विल ड्रॉ द डायग्राम. ओके, यस. अकॉर्डिंग to this law, according to this law, okay बच्चों, yes, the potential difference अक्रॉस अ कंडक्टर. ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस हमेशा, ये वायर है इसके 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकलता है. तो बिटवीन 2 पॉइंट्स या अक्रॉस एक वर्ड यूज कर सकते हैं आप. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली ध्यान, नहीं बच गया. यस,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से इंडिकेट करते हैं, राइट, V अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट I सिंबल होगा, फ्लो इन द सर्किट। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, करंट के, फ्लोइंग इन द सर्किट। सो यहां पे आप लिखोगे PD पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सिंबल ऑफ PD V और करंट का सिंबल I। और यू नो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट R आएगी, V इक्वल टू R इंटू I। ओके, तो यहाँ पे R क्या है, वेयर R आप निकालना चाहेंगे तो R क्या आएगा, R V अपॉन I आ जाएगा। इट इज़ अ रेशियो ऑफ V एंड I। यहाँ पे लिख सकते हो वेयर R इज अ कांस्टेंट, R is a constant, it is called resistance, it is called resistance। ठीक है ना, ओके, R एक कांस्टेंट है और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया, तो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा रीजन असर्शन में कि R इज डिफाइंड एज द रेशियो और V एंड I। क्या R को हम V और I के रेशियो में डिफाइन कर सकते हैं? नो। R एक कांस्टेंट है, फिक्स रहेगा। R एक रेशियो है, V और I का रेशियो से वैल्यू निकाल लेंगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट है, डिवाइड करेंगे। हर बार सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे आप तो I की वैल्यू चेंज होगी, बट वो डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो एवरी टाइम क्या होगा, रेशियो सेम होगा। बट R की डेफिनेशन नहीं है। R गिव्स द रिलेशन बिटवीन V एंड I, राइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेजिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ बेटा एग्जाम में बहुत आता है, न्यूमेरिकल्स, देन आफ्टर रेजिस्टेंस। दो मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर, इसी फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला बना हमारा V इक्वल टू RI, या यू कैन से इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, V इक्वल टू IR। बहुत जल्दी बोलने में आता है, बोलने में बहुत जल्दी है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, जब भी ओम्स लॉ की बात होगी सर्किट में, जब भी आपको क्वेश्चन निकालना होगा न्यूमेरिकल, तो V इक्वल टू IR, यही आप याद रखिए, V इक्वल टू IR। क्लियर ना। तो रेजिस्टेंस का टॉपिक है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस है क्या, इसको बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय टेकिंग एन एग्जांपल। जैसे कि हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा बाइक के कंपेयर में। जैसे हम साइकिल से पेडलिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चल रही है, अच्छा खासा हाईवे है, एक्सप्रेस वे, उस पर आराम से चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, तो मेंटेन कर सकते हैं हम स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। अब सामने से एयर आना चालू होगी, थोड़ी सी हवा तेज़ होती गई, थोड़ा तेज़ चलने लगी हवा, तो क्या होगा, हमारी साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि एयर हमको रजिस्ट कर रही है, तो पहले की जितनी स्पीड रहेगी नहीं, और पहले जितनी स्पीड लगाने के लिए हमें पेडलिंग फास्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को आप। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब वायर में करंट फ्लो होता है बेटा, तो करंट के फ्लो को रोकता है वायर, सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती हैं तो उसमें रोकता है वायर। तो जो रोकने की कैपेबिलिटी है उसकी, उसको कहते हैं अपन रेजिस्टेंस। अब वो अलग अलग होती है, कॉपर की अलग, आयरन की अलग, सिल्वर की अलग, सारे मेटल्स के जितने वायर हैं, कंडक्टर, उन सब की रेजिस्टेंस, यू कैन से द रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, और यू कैन से द कंडक्टर। ओके बेटा, तो यहाँ पे ये याद रखिए आप, रेजिस्टेंस क्या है,
इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor. It is the property of a conductor which is opposed to the flow of current. ये आपको बेस्ट क्वालिटी के नोट्स मिल रहे हैं, कंपेयर कर लीजिए आप कहीं पे भी, आपको बेस्ट ही दिखेगा। प्रॉपर नोट्स है, बोर्ड में आएगा 100% सीधा मार्किंग, इजी लैंग्वेज में। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी होती है? कंडक्टर की। क्या करती है? अपोज करती है या रोकती है किसको? फ्लो ऑफ करंट को। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाई लेटर आर। इसको कैपिटल आर से लिखेंगे आप, स्मॉल से नहीं लिखेंगे। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों, ओम होती है। ओके स्टूडेंट्स, ओम सिंबल क्या होता है? ये ओमेगा, OMEG, ये ओमेगा। ओमेगा इसका सिंबल है और ओम है, ठीक है ना? ये सिंबल ओमेगा है, ओम लिखते हैं। जैसे कोई वायर है, सपोज करिए एग्जांपल, कोई वायर है, उसको ऐसे करके दिखाएंगे, ये इसकी रेजिस्टेंस कितना मानो चलिए 10 ओम, तो यहाँ पे 10 और ओम बना दिया। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्लियर? ओके। अब हम ये जानेंगे एक्चुअली आगे के टॉपिक में कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, किस वायर की कम होगी, ठीक है? ऐसी कौन सी थिंग्स है, कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे जा करके रेजिस्टेंस डिपेंड होती है। तो उसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे हम उसको, ठीक है? नेम द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड्स में। तो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस, नेम द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड। ठीक है ना बच्चों? ये ऐसे क्या फैक्टर्स है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? तो आंसर लिखेंगे द फैक्टर्स आर, फर्स्ट इसका होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना? याद रखिएगा आप, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि L ऑन इंक्रीजिंग, या ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ इज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, resistance is directly proportional to the length of wire. Okay, length of wire, resistance is directly proportional to the length of wire. Okay, ठीक है? इसका मतलब समझ गए आप कि लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ओके, यानी R प्रोपोर्शनल टू L, जितना लंबा वायर होगा उसकी लेंथ भी उतनी जाएगी। नंबर 2, क्रॉस सेक्शन एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं आप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ये क्या होता है पहले समझ लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसको ए से डिनोट करेंगे, राइट। ये सेकंड है। देखिए वायर है, वायर यानी सिलेंड्रिकल शेप में होता है बेटा, ठीक है ना। वायर होता है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में, राइट। वायर सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो इसका ये जो एरिया, ये सर्कुलर एंड, ये डायमीटर कितना है इसका, रेडियस कितनी है, समझ रहे हो, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ, वो समझ सकते हैं आप कि जैसे ये वायर है, राइट, बड़ा करके बना रहे हैं हम आपको लिए, ये वायर होगा, ठीक है बेटा। ये तो ये जो एरिया होगा हमारा, ये सर्कुलर एंड होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर्कुलर एंड होगा। इसके एरिया को कहते हैं अपन, कितना एरिया यानी कितना मोटा वायर है, थिक वायर है, ठीक है, ज़्यादा। अब ये दो वायर है, ठीक है, सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, ओके, सेम लेंथ है, सेम मटेरियल है। अब देखिए इसका एरिया ज़्यादा, इसका एरिया कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, थिक वायर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो करेंगे, इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसा समझ लो कि बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल्स हैं किसी ग्राउंड में, अचानक से कुछ डिस्टरबेंस हो गया, भगदड़ मच गई, और दो रास्ते हमारे पास, एक बहुत नैरो है, पतला रास्ता, एक काफ़ी वाइड है। तो ईजिली लोग कहाँ से जा सकते हैं, चौड़े रास्ते से, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है ना। और पतला रास्ता होगा तो क्या होगा, नैरो पाथ होगा, तो उसमें क्या होगा मालूम है, एक दूसरे से टकराएंगे, धक्का मुक्की होगी, डिस्टरबेंस होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है, जब करंट ज़्यादा पास होना होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो थिक वायर से जा नहीं पाते और वायर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीट होने के बाद में वायर बर्न हो जाता है, फायर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, समझ रहे हो बात को, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मोटा जितना, देखिए लेंथ के साथ सीधा है, जैसे लेंथ बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन थिकनेस के साथ उल्टा हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ उल्टा हुआ। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, और एरिया कम होगा यानी कि जितना थिन वायर होगा, पतला वायर होगा, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। रेजिस्टेंस is inversely proportional to the cross section area, राइट। ब्रैकेट में लिख देंगे हम R इनवर्सली 1/A लिखेंगे, ओके। ये हो गया बराबर, सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर लिखते हैं अपन, उसमें आपका आएगा टेम्परेचर, ओके। एक तो टेम्परेचर के साथ कुछ खास नहीं है कि कितना टेम्परेचर होगा कितना, बट टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। on increasing the temperature of the conductor, the resistance will also इंक्रीज, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो एक बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा कि एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सेटअप बैटरी वगैरह सब लगा के, बल्ब वगैरह के एक्सपेरिमेंट, एमीटर वोल्ट लगा के सब कर रहे थे, तो काफ़ी पहले जो रेजिस्टेंस निकाली रेशियो, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब चलता रहा सर्किट तो उसके बाद उसकी वैल्यू करेक्ट नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि काफ़ी देर से सर्किट में करंट मूव हो रहा था और करंट चल रहा था, उसकी वजह से वायर गर्म हो गया था, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से। जब वायर गर्म हो जाएगा तो इसका मतलब आर की वैल्यू जो V/I रेशियो आता है वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। क्लियर, यस। एक फोर्थ पॉइंट और रह गया हमारा, और वो है हमारा नेचर ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन रिमूव कर दिया है मैंने।
तो फोर्थ पॉइंट में नेचर ऑफ वायर, फोर्थ पॉइंट में आएगा हमारा नेचर ऑफ वायर आएगा बच्चों। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ वायर का मतलब है वायर किसका है, वायर कॉपर का है कि एल्यूमिनियम। देखिए घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की होती है, आजकल फैन के अंदर जो मोटर्स होती हैं ये सब, इनके अंदर जो वायरिंग है वो कॉपर या एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है। तो कॉपर गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी गुड कंडक्टर है। बेस्ट चाहिए तो एजी होता है सिल्वर, एजी सिल्वर का सिंबल है, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। तो काफ़ी कॉस्टली जो मोबाइल फ़ोन्स या कंप्यूटर या कुछ ऐसी मशीन्स है जिनमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे जाकर के जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है। सिल्वर के साथ थोड़ा कॉपर मिला देंगे, अलॉय भी बना देती हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये हीट भी नहीं होते। समझ गए आप। तो घरों में ज़्यादातर एल्युमिनियम कॉपर लगाती है, आयरन नहीं लगाते, आयरन की रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। जैसे प्लास्टिक है, वुड है, तो इनकी रजिस्टिविटी तो इतनी ज़्यादा होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल नहीं हो सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कभी क्वेश्चन आए कि प्लास्टिक वुड में करंट क्यों नहीं पास होता, तो आप लिखेंगे दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, एटम हैं, बट फ्रीली होल्ड है, तो वो मूव नहीं होंगे। और जब तक वायर में या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होगा तो तब तक करंट पास होगा ही नहीं, यू नो, क्लियर। तो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड। अगर डायरेक्ट 1 मार्क्स में आता है तो एक केवल नेम लिखोगे आप, लेंथ ऑफ वायर, प्रोपोर्शन, ये बस लिख देना, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2-3 मार्क्स में आता है तो ये करेंगे आप। तो नेचर ऑफ वायर का मतलब मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है हमारा कंडक्टर। इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे हम आपको कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉपर या एल्युमिनियम क्यों यूज होता है। तो उसका रीज़न यही है कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनकी रजिस्टिविटी कम होती है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रजिस्टिविटी। ओके, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, हाँ, रजिस्टिविटी क्या है। देखो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस आया, सुनिए आप कोई आयरन की रॉड खरीदने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपने बोला कि आयरन की रॉड है, या कोई कुछ आइटम ऐसा है जो लेंथ में आ रहा है, ठीक है ना, लेंथ, कोई क्लॉथ ले रहे हैं आप, कितनी लेंथ का, कोई रोप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो लेंथ में। तो आपने बोला इसकी रेट क्या है, व्हाट इज इट्स रेट। तो रेट पूछेगा तो वो बोलेगा भैया ये यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ तक 2 मीटर, या 3 मीटर। तो उसने बोला कि 1 मीटर है ना, वो ₹100 की है। ओके, 100 रुपीज़ में 1 मीटर आती है, तो इसकी रेट हो गई। अगर 2 मीटर लेंगे तो कितने पैसे देंगे अपन, 200 रुपीज़। 3 मीटर लेंगे तो कितना देंगे हम, 300 रुपीज़, राइट। तो 1 मीटर की कितनी कॉस्ट हुई, वो हमारी हो गई यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना। ऐसे ही रजिस्टिविटी क्या होता है कि रजिस्टिविटी में बहुत सारे वायर ले लिए हमने, उनका लेंथ कितना लेंगे। देखिए एक ऐसा वायर लिया कॉपर का, राइट, जिसकी लेंथ 1 मीटर, ओके, 1 मीटर लेंथ, और ये जो एरिया है इसका आर उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। इसकी जो रेडियस होगी वो उतनी ही लेंगे जिससे इसका टोटल जो एरिया आएगा हमारा, जो πr² एरिया आएगा, वो कितना आना चाहिए हमारा, 1 मीटर स्क्वायर। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो फिर उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस बैठेगी उसे क्या बोलेंगे अपन, रजिस्टिविटी कहेंगे। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वो इसकी फिक्स हो गई 1 इतनी, डबल करेंगे तो डबल हो जाएगी। तो हर एक वायर की इसी तरह से निकाली, कॉपर की भी, एल्युमिनियम की, आयरन की, इस तरह से। ओके, तो इट इज द प्रॉपर्टी, रजिस्टिविटी में ये लिख देते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना बच्चों। ओके, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। और आगे लिख सकते हैं इसमें, इट इज डिफाइंड एज
नोट्स में बहुत सिंपल लैंग्वेज में मिलने वाले हैं आपको, बिल्कुल अच्छे से नोट्स मिल रहे हैं। एक बार रिवाइज करोगे काम खत्म, उसको नोट कर लीजिएगा नोटबुक पे आप, और जब भी बोर्ड्स एग्जाम देने जाएंगे ना तो उससे पहले रिवाइज करते रहिए, ठीक है ना। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा वीडियो आप देखते रहिएगा जिस टॉपिक में आ रहा है उस पार्ट को, ठीक है। तो और इसके बाद भी अभी फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू द केमिस्ट्री की क्लास भी लूँगा मैं, ओके। और देन आफ्टर और भी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। बायो में भी आपको कभी डाउट होगा वो भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आई हैव 22 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड क्लासेस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस कितनी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी बताई थी हमने 1 मीटर, एंड एरिया कितना बताया हमने आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों, क्रॉस सेक्शन कितना एरिया बताया हमने 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर। एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर हो, तो आप समझ लीजिए उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे 1, उसको रेजिस्टिविटी कह देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं कि ये एक वायर है, ओके, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया कितना होगा, ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर। और ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी इसकी वो हमारी 1 मीटर होगी। क्लियर। ये ओके, ये इतना है, तो इसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल बता दे रहे हैं आपको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर। देखो रेजिस्टेंस का सिंबल तो बच्चों आर होता है, ओके। रेजिस्टिविटी का लेटर, इसको ऐसे थोड़ा उल्टा पी बनाना है, ऐसे करके यू बना देना बस, इसको कहते हैं रो, ओके। सिंबल ये रो है, रो, RHO, RH रो पढ़ते हैं इसको, RHO रो। क्लियर। ये रेजिस्टिविटी का सिंबल है। क्लियर, ठीक है। तो अब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी होना चाहिए, तो इसका अब फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। नाउ वी विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर। यस। तो रेजिस्टिविटी टॉपिक ही चल रहा है हमारा, डेफिनेशन आएगी तो आप उतना लिख देंगे। इसकी ऐसा ही यूनिट और बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट में पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए R प्रोपोर्शनल किसके था, L के, ओके, इक्वेशन नंबर 1। और R इनवर्सली किसके बताया अभी मैंने, 1 एरिया, ओके, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन लेंगे, कॉम्बाइन करेंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ओके। ये प्रोपोर्शनली, ये इनवर्सली हो गया, प्रोपोर्शनली पढ़ेंगे इसको L/A। अब इसको हटाएंगे तो एक साइन आएगा कांस्टेंट, सो हियर R इक्वल टू ये साइन आएगा रो, ओके, इनटू L/A। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्रॉस करेंगे जैसे 1 करके यूँ, तो रो इंटू L इंटू R इंटू A। क्लियर। देन रो इक्वल्स टू R इंटू A/L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। और इसकी SI यूनिट भी यही फाइंड करते हैं, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछ लेता है बोर्ड, कैलकुलेट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी।
तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जब कैलकुलेट करनी होगी आपको तो क्या होने वाला है देखिए। अब आप यहाँ पे इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, ओके। इसकी क्या होती है ओम। एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ किस में होती है मीटर में, राइट। मीटर से मीटर क्या होगा कैंसिल, जब मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो गया हमारा ओम मीटर, ओके, ओम मीटर, या इसको सिंबल में ओम डैश मीटर या ओम मीटर कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का, क्लियर। लेकिन रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये करने से आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल फाइंड कर लेंगे, बेटा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ओके बेटा। हाँ, हाँ जी, ओके। तो रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल निकालने के लिए क्या करना होगा वो देखते हैं। अभी क्या करना होगा, इसके न्यूमेरिकल्स में बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसका पूछ लिया जाता है, बहुत ईजी है। देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला R इंटू ए अपॉन एल, क्लियर। ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे आप, जब आपको रेजिस्टेंस मालूम होगा, एरिया डायरेक्टली वो दे देंगे और लेंथ, एरिया मीटर में होना चाहिए, राइट। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया है तो क्या करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका एरिया, इफ एरिया इज गिवन इन सेंटीमीटर, तो फिर चेंज करना आप इसको, तो इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ लगा दीजिएगा उसमें, तो वो बदल जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, राइट। ओके बच्चों, तो 10⁻⁻⁴, बाकी तो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको। अच्छा, एरिया गिवन है तो ये फॉर्मूला फर्स्ट। सेकंड, कभी कभी क्या होता है एरिया नहीं होता, रेडियस होती है, तो रेडियस होती है तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कल में, क्योंकि बाहर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो सर्कुलर होगा, अब सर्कुलर होगा तो उसमें रेडियस होगी, और रेडियस आर होगी तो एरिया क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह आप एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना, तो रो इक्वल टू होगा R इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लगाना ज़्यादा ईजी होता है, वैसा तो क्वेश्चन में दे रखी होगी, अदरवाइज 22/7 की जगह अगर कैंसिल हो रहा है कोई एच डी एट तो 22/7 लगा दीजिए, अदरवाइज तो 3.14। थर्ड फॉर्मूला होता है जब आपको डायमीटर होता है, डायमीटर होता है, ठीक है ना, तो R इंटू फिर फॉर्मूला बनेगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L। डायरेक्ट आप डायमीटर को रेडियस में चेंज करेंगे, फिर रेडियस को आप एरिया बनाएंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट रहता है। ये कैसे आया देखिए, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, राइट, और रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो जब R स्क्वायर निकालेंगे आप तो डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, तो वही आ गया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, नीचे ले गए हमने लेंथ के पास आ गए। तो आज हमने टॉपिक किस तरह हो गए, 3 टॉपिक हमारे क्लियर हुए। एक तो ओम्स लॉ क्लियर हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस क्लियर हो गई, और तीसरा रेजिस्टिविटी क्लियर होगी। और नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम इसके न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे, सर्किट्स बनाएंगे। पहले सीरीज और पैरेलल सिखाऊंगा आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, देन आफ्टर फिर सर्किट बनाएंगे, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, और उसका न्यूमेरिकल पक्का आता ही आता है बोर्ड्स में, ठीक है ना। तो आई होप मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की आपको, और आपको टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, नो डाउट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, यू वॉच माई वीडियो। Again, thanks to all the students. You will get the maximum marks, good marks in board exams. This is my wish to all of you. Okay, bye. Thank you.